नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो काफ़ी चर्चा में रहता है। अक्सर आप व्हाट्सएप पे और बाकी जगहों पर ऐसी ख़बरें पाते हैं, ऐसे मैसेजेज आपको मिलते हैं जहां ये साबित किया जाता है कि गांधी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। असल में गोडसे ने जो अपना आखिरी बयान दिया था कोर्ट में, जो बाद में किताब के रूप में उसके भाई गोपाल गोडसे ने छपवाया, उस बयान में भी उसने गांधी के ऊपर बहुत सारे आरोप ऐसे लगाए थे जिससे ये साबित हो कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। आज मैं कुछ उदाहरणों की सहायता से और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की सहायता से इस विषय पर बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर विभाजन क्यों हुआ और कौन से लोग विभाजन के जिम्मेदार थे। शुरुआत करते हैं राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया आप जानते हैं, समाजवादी नेता थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन। इस किताब के अगर आप पहले पन्ने पर जाएंगे एकदम शुरुआत में, तो वो उस मीटिंग का जिक्र करते हैं, कांग्रेस की कार्य समिति का मीटिंग का जिक्र करते हैं जिसमें गांधी वो इकलौते बड़े नेता हैं जो विभाजन के खिलाफ हैं। उनके साथ मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे कुछ लोग हैं। लेकिन कांग्रेस उसका कार्य समिति में पता चलता है, कार्य समिति की उस बैठक की उस रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता, नेहरू, पटेल, ये सारे लोग विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और गांधी लगभग अकेले पड़ गए थे। लेकिन इससे भी मज़ेदार एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इससे भी एक मज़ेदार किताब का नाम लेता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े नेता हैं HV शेषाद्री। उनकी एक किताब है द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। मुझे नहीं पता कि ये हिंदी में अनुवाद हुआ है इसका या नहीं है, अंग्रेज़ी में मेरे पास उपलब्ध है ये किताब। इस किताब को पढ़ते हुए अगर आप 182वें पेज तक पहुँचे तो 182वें पेज से लेके 183वें पेज तक आपको ये जिक्र मिलता है कि शेषाद्री बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि गांधी ने विभाजन का आखिरी सांस तक विरोध किया। यानी RSS के एक बड़े नेता HV शेषाद्री बहुत साफ शब्दों में ये बता रहे हैं कि गांधी ने अंत तक विभाजन का विरोध किया। फिर विभाजन हुआ क्यों? आखिर विभाजन हुआ क्यों? कौन से लोग थे जो विभाजन चाहते थे और विभाजन हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढे बिना विभाजन की जिम्मेदारी तय करना संभव नहीं है। मैं थोड़ा पीछे ले चलूं आपको। 1857 का जो महान स्वाधीनता संग्राम था, हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम, उसके विफल होने के बाद बॉम्बे में एक मीटिंग हुई अंग्रेज़ अधिकारियों की, जिसमें बॉम्बे के जो उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड एल्फिंस्टाइन, उन्होंने एक बात कही कि रोमन्स जो हैं, रोमन अम्पायर का एक पुराना सिद्धांत है, डिवाइड एंड एम्प्टा, बांटो और राज करो। अब भारत पर राज करने के लिए हमें वही सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहना पड़ा उन्हें? ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि 1857 के उस महान स्वाधीनता संग्राम में हमारे पुरखे हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी। अपने बीच के सारे भेदभाव, सारे बंटवारे को ख़त्म करते हुए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या ये सिर्फ इतिहासकार नहीं कहते हैं। विनायक दामोदर सावरकर की जो किताब है, आपको आराम से अमेज़न पे वो मिल जाएगी, आसानी से उपलब्ध है, हो सकता है ऑनलाइन भी उपलब्ध हो। अंग्रेज़ी में, हिंदी में, इन दोनों भाषाओं में तो है ही, शायद मराठी में भी उपलब्ध है। तो उस 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वातंत्र्य संघर्ष की अगर किताब की आप बात करें तो उस किताब में सावरकर भी ये बात कहते हैं कि हमारे 1857 के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। उस किताब का अंत करते हुए सावरकर ने जिस तरह से बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ की है और वो शेर कोट किया है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, उससे ये समझ में आता है कि सावरकर उस दौर में, जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, जब वो काफ़ी युवा थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौर में किस तरह से इस बात का महत्व समझ रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता से ही हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जा सकता है। शायद यही वजह थी कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में भेद डालने के लिए अंग्रेज़ों ने इतनी तेज़ी से बांटो और राज करो की नीति अपनानी शुरू की।
इस बांटो और राज करो की जो नीति को अपनाने का मामला था वो कैसे अपनाया जा सकता था? इसका सिर्फ एक तरीका था कि मुसलमानों में एक हिस्से को ऐसे भड़काया जाए ताकि वो आगे आकर कहे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, हिंदुओं के एक हिस्से को ऐसे भड़काया जाए कि वो कहना चाहे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। तो इस काम में सहयोग किसने किया? इस काम में सहयोग किया मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने। वही सावरकर जो अपनी किताब में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, जब माफ़ी मांगकर रिहा होते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करना शुरू कर देते हैं। वो एक ऐसे राष्ट्र की बात करना शुरू कर देते हैं जहां मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हों। हिंदू महासभा की बैठक में वो साफ साफ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। उधर जिन्ना साहब और उनकी मुस्लिम लीग वो भी लगातार कहना शुरू कर देती है कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, हमें मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए। तो एक साहब को मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए था या एक ऐसा राष्ट्र चाहिए था जहां मुसलमानों के हिसाब से सत्ता चले? एक साहब को चाहिए था ऐसा राष्ट्र जहां हिंदुओं के हिसाब से सत्ता चले, जो हिंदू राष्ट्र हो। तो जब हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी कौमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट कौमें थीं, हिंदू और मुसलमान, उनमें से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर कहना शुरू कर दिया कि हमें अलग अलग राष्ट्र चाहिए, हम साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें बंटवारे के लिए जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? अगर एक घर में दो भाई हैं और दोनों भाई रोज लड़ने लगे, रोज बाप को गालियां दें, रोज एक दूसरे पर हाथ उठाएं, रोज एक दूसरे को गालियां दें, बर्तन तोड़ें और फिर अलग हो जाएं, तो आप कहेंगे बाप उसके लिए जिम्मेदार था? खैर, अब बात करते हैं उन स्थितियों के जिन स्थितियों में विभाजन हुआ। मैं बहुत विस्तार से यहाँ नहीं जाऊँगा, वीडियो की एक सीमा होती है। और देखिए, मेरे पिताजी कहा करते थे, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि सुने हुए ज्ञान की सीमा होती है। तो ये जो व्हाट्सएप का ज्ञान है, ये जो वीडियो का भले मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस ज्ञान की एक सीमा होती है। अगर आपको विस्तार में जानना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मेरी अपनी किताब है उसने गांधी को क्यों मारा, इसके अलावा रामचंद्र गुहा साहब की किताब है, विपिन चंद्रा की किताब है, सैकड़ों किताबें हैं। मैंने अपनी किताब में ही 50 किताबों का नाम जिक्र किया है। आप उन किताबों को जब तक नहीं पढ़ेंगे बहुत विस्तार में चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, लेकिन संक्षेप में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों ने प्रस्ताव दिया कि क्रिप्स मिशन के बारे में आप लोग जानते हैं, उसके बाद ये प्रस्ताव आया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल के सरकार चलाएं, तो एक अंतरिम सरकार बनी। अब वो जब अंतरिम सरकार बनी तो उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी होने थे, कांग्रेस के लोग भी होने थे। नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद का पद था गृह मंत्री और वित्त मंत्री। मुस्लिम लीग अपने लिए गृह मंत्री का पद चाहती थी, लेकिन सरदार पटेल को लगा कि गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद जो है वो मुस्लिम लीग को नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने गृह मंत्री का पद अपने लिए लिया। सरदार पटेल उसमें गृह मंत्री बने। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पद तो आपको देने ही थे, तो वित्त मंत्रालय लियाकत साहब को दिया गया। लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, और आप जानते हैं उनकी भी पाकिस्तान में हत्या हुई। अब जब ये मिनिस्ट्री बन जाती है, इस मिनिस्ट्री के बीच में इतने विवाद होते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत साहब ऐसा करते हैं कि गृह मंत्री तो क्या, प्रधानमंत्री को एक कुर्सी खरीदना, एक सचिव रखना, एक छोटे मोटे खर्च करना भी मुश्किल कर देते हैं। सबसे बड़ा बवाल हुआ जब उन्होंने बजट पेश किया और बजट में निजी संपत्ति पर रोक लगाने और इस तरह की बातें की। तो वो जाहिर तौर पे एक ऐसा बजट बनाया गया था जो उन पूंजीपतियों को और उन लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता था जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। आप देखते हैं कि पटेल उसके सीधे खिलाफ हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वो सरकार तो बनी मिली जुली, लेकिन मुस्लिम लीग के लोग सरकार के अंदर ही दूसरी सरकार चलाने लगे। एक राजा गजनफर अली साहब थे, उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर हम शामिल ही इसलिए हुए हैं ताकि पाकिस्तान की अपनी मांग को और तेज कर सकें। ऐसे में सरदार पटेल के बहुत साफ समझ में आ गया था कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं चलाई जा सकती। और इसके साथ क्या हो रहा था? इसके साथ देश भर में दंगे हो रहे थे, लगातार गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। मैं एक पत्र कोट करूंगा जो 15 दिसंबर को गांधी ने पटेल को लिखा था, और फिर उसके बाद पटेल ने जो जवाब दिया था मैं उसको भी कोट करना चाहूँगा। ये मैं अपनी मेरी किताब में आपको 202 नंबर और 206 नंबर के पेज पर मिल जाएगा। गांधी पूछते हैं, सरदार पटेल क्रिप्स को लिखते हैं, सरदार पटेल ने 15 दिसंबर को जब लीग के पक्ष में एक फैसला दिया था क्रिप्स ने,
तो सरदार पटेल ने क्रिप्स को एक पत्र लिखा, जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि गांधी विभाजन के किस हद तक खिलाफ थे। पटेल लिखते हैं, आप जानते हैं गांधी पूरी तरह से हमारे समझौते के खिलाफ थे, लेकिन मैंने अपना जोर लगाया। आपने मेरे लिए बेहद प्रतिकूल स्थितियां बना दी हैं। हम सबको यहाँ लग रहा है कि धोखा हुआ है। नेहरू ने भी उसी के आसपास मेरठ में एक सभा में ऐसी ही बात की थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि पटेल कह रहे हैं कि गांधी विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। मैंने जोर देकर उनसे इस प्रस्ताव पर सहमति ली है। एक और बात मैं क्या बता दूं आपको, जिसमें पटेल, जब गांधी सवाल करते हैं पटेल से कि आखिर आपने विभाजन के पक्ष में फैसला क्यों लिया, तो पटेल उनको लिखते हैं, जो बहुत दुखद है लेकिन हमें जानना चाहिए। वो लिखते हैं, सवाल यह है कि गृह युद्ध या विभाजन। जहां तक गृह युद्ध का सवाल है, कोई नहीं कह सकता कि यह कब शुरू होगा और कहां जाकर रुकेगा। सच है कि हिंदू अंत में जीत सकते हैं, लेकिन केवल एक अप्रत्याशित और बहुत बड़ी कीमत देकर ही। यानी बहुत साफ बात कह रहे हैं पटेल कि उस हालात में पहुंच चुकी थी हिंसा, गृह युद्ध होने की संभावना उस हालात में पहुंच चुकी थी कि अगर विभाजन नहीं होता तो अनंत काल तक ये हिंसा चलती रहती और देश को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। आप जानते हैं डायरेक्ट एक्शन का जब जिन्ना ने आह्वान किया तो कलकत्ता में और पूरे देश में किस तरह की हिंसा हुई। कलकत्ता में नोआखली जहां गांधी खुद गए थे, नोआखली में बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, भागलपुर में बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए। और एक तरफ से हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग, दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग के लोग लगातार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ये खाई पैदा करने में लगे हुए थे, जिसका फल ये हुआ कि स्थितियां ऐसी जगह पहुंच गईं जहां विभाजन हुआ। मैं अंबेडकर के एक कोट से और एक सवाल से अपनी बात ख़त्म करूंगा। सवाल उन लोगों से जो कहते हैं कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इतनी नफ़रत पैदा कर दी थी कि 1946 के बाद से ही पूरा देश जैसे एक गृह युद्ध की आग में जल रहा था, वो लोग यानी कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग विभाजन के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? और अंबेडकर का कोट इस बात को पुष्ट करने के लिए, अंबेडकर एक जगह लिखते हैं कि आपको आश्चर्य हो सकता है लेकिन सच्चाई ये है कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत को लेकर, और दो राष्ट्रों का सिद्धांत मतलब हिंदू अलग राष्ट्र और मुस्लिम अलग राष्ट्र, यानी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। दो राष्ट्रों के सिद्धांत को लेकर सावरकर और जिन्ना का मत बिल्कुल एक जैसा है। यानी सावरकर भी कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, जिन्ना भी कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, और वो गांधी जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, वो गांधी जो लगातार कह रहे थे हिंदू और मुसलमानों को साथ मिलकर रहना चाहिए, वो गांधी जो कह रहे थे कि देश को एक रहने के लिए ज़रूरी है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की रक्षा करें। और याद रखिए, वो टाइम नहीं था कि केवल मुसलमान अल्पसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक। वो जो हमारा जिस अखंड भारत की बात होती है, उस अखंड भारत में बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, जैसे कि नोआखली जिसकी मैंने बात की, जहां पर हिंदुओं को बचाने के लिए गांधी गए थे। और बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, जैसे दिल्ली जहां पर गांधी ने अनशन किया था दंगे रुकवाने के लिए, जिसके बाद गोडसे उनकी हत्या कर देता है। तो वो गांधी जो ये कह रहे थे कि जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो वहां हिंदुओं की रक्षा करें, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो वहां हिंदू उनकी रक्षा करें, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो वहां मुस्लिम उनकी रक्षा करें, और सिर्फ इस तरह से देश की एकता बचाई जा सकती है, वो गांधी आपको विभाजन के लिए जिम्मेदार लगते हैं। लेकिन वो जिन्ना, वो सावरकर, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो लियाकत अली खान आपको कहीं से भी विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं लगते, जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफ़रत का जो जहर बोया वो आज तक हमें दिखाई दे रहा है। बाकी बातें फिर कभी। बहुत शुक्रिया।